वेलकम टू SPMIS एकेडमी डेली आंसर राइटिंग सेशन। इस सेशन में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, उससे रिलेटेड MCQs आपके साथ शेयर करता हूं और आप अपना आंसर सबमिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड गो टू अवर टेलीग्राम ग्रुप एंड सबमिट योर रिटन आंसर देयर। इट विल बी रिव्यूड एंड रिटर्न बैक टू यू। आज का क्वेश्चन है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर। देखिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी UPSC में एक बार आ चुका है और इसी क्वेश्चन को एक बार मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई वांट आप एक बार पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है दैट डू यू थिंक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर को एक्सेप्ट नहीं करता है, बट इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। सो एग्जामिनर सबसे पहले आपसे आपका ओपिनियन मांग रहा है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली एक्सेप्ट नहीं करता है और चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करता है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे आपका ओपिनियन मांग रहा है। बहुत ही क्लियरली लिखा है डू यू थिंक, और उसके बाद क्वेश्चन बोलता है एक्सप्लेन योर स्टैंड। सो इट इज फर्स्ट आस्किंग यू योर ओपिनियन वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट एक्सेप्टिंग द सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली and implementing it in the form of checks and balances, and then it is asking you to explain your stand as well. सो आपको यहाँ पर अपना ओपिनियन तो देना ही देना है और साथ में आपको एक्सप्लेन भी करना है विद रेलिवेंट एविडेंसेस दैट व्हाई इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नॉट इम्प्लीमेंटिंग द सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल इन अ स्ट्रिक्ट सेंस बट इम्प्लीमेंटिंग इट थ्रू चेक्स एंड बैलेंसेस। सो आप इस क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन बताएंगे, आप बताएंगे कि आपकी जो ओपिनियन है उसके क्या एविडेंसेस हैं और उसके बाद आप एक कंक्लूजन बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन एक स्टैटिक पार्ट से है पॉलिटी के। क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, उसकी लैंग्वेज बहुत इंटरेस्टिंग है और इसीलिए यहाँ पर मैं उसे डिस्कस कर रहा हूँ। देयर आर नॉट मेनी रेफरेंस न्यूज़पेपर फॉर दिस। सो उसको आप अपनी स्टैटिक पॉलिटी की जो नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज है, आप उसी से ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन में आप इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं इंट्रोडक्शन के। इस वाले इंट्रोडक्शन में मैं आपसे बोल रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर के थ्रू डिमार्केट करता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की पावर को। तो यहाँ पर मैंने बता दिया सेपरेशन ऑफ पावर होता क्या है, बाय मेंशनिंग दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिमार्केटिंग द पावर्स अमंग्स द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेकिन इंडिया में जो सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल है दैट इज बेस्ड ऑन चेक्स एंड बैलेंसेस, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द US मॉडल ऑफ द स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। जो USA का मॉडल होता है स्ट्रिक्टली जहां पर सेपरेशन ऑफ पावर होती है, उससे अलग है इंडिया का मॉडल। और उसके बाद मैं एविडेंसेस दूंगा कि किस तरह से इंडिया का जो मॉडल होता है सेपरेशन ऑफ पावर का, दैट इज इंप्लीमेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द चेक्स एंड बैलेंसेस एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द strict separation of power. So this is one type of the introduction. The other type of the introduction is mentioned here. This introduction has been written by one of our student who has shared their answers. देखिए, मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन ऑलरेडी UPSC में आ चुका है, तो इसके बहुत सारे आपको आंसर ऑनलाइन इंटरनेट पर मिल जाएंगे। एक इंट्रोडक्शन मैंने आपके सामने प्रेजेंट करा है। ये इंट्रोडक्शन भी वही सारी बातें बोल रहा है जो ये वाला इंट्रोडक्शन बोल रहा था, लेकिन जिस तरह से इस इंट्रोडक्शन को लिखा गया है उससे उस स्टूडेंट की नॉलेज की डेप्थ पता चलती है। देखिए, स्टूडेंट सबसे पहले लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेपरेशन ऑफ पावर को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना है, लेकिन इंडिया में ऐसा होता है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो वाटर टाइट नहीं है, दैट मीन्स बहुत ही स्ट्रिक्ट नहीं है जैसा US में होता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने चेक्स एंड बैलेंसेस प्रोवाइड करे हैं जिससे कि गुड गवर्नेंस आ जाए। तो देखिए, इस इंट्रोडक्शन के थ्रू स्टूडेंट ने 2 अपनी नॉलेज के इंपॉर्टेंट पार्ट को, द फर्स्ट थिंग इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको भी बताया एग्जामिनर को, और दूसरा गुड गवर्नेंस के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे इंपॉर्टेंट है उसको भी बताया। तो उसने एग्जामिनर को बस कुछ नहीं, अपनी छोटी सी एक्स्ट्रा बातें बता करके कि उसे पता है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसे पता है गुड गवर्नेंस क्या है, एग्जामिनर को इंप्रेस कर लिया। देखिए,
ये एग्ज़ाम जो है इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप सिंपल बातों में भी अपनी नॉलेज की डेप्थ दिखा पाएँ। यहाँ पर एग्जामिनर को इम्प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके कंटेंट के बेसिस पे मार्क्स नहीं मिलते हैं, आप कितने सही तरीके से अपनी बात को बता पाते हैं उसके बेसिस पर मार्क्स मिलते हैं। सो इस टाइप के आप इंट्रोडक्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई वांट, ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैटिक है, सिंपल नॉलेज से है, आपको जो चीज़ें पता हैं उनके बेसिस पर है, तो आप भी इंट्रोडक्शन अपनी तरफ से अटेम्प्ट करें अपनी लैंग्वेज में। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक छोटे से डायग्राम के थ्रू मैं बताने की कोशिश करूंगा दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वर्सेस अ फॉर्म ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर विच इज गेटिंग इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। देखिए, जब स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होता है वहाँ पर लेजिस्लेचर बिल्कुल अलग होता है, जिसका काम होता है लॉज बनाना, रूल्स बनाना। एग्जीक्यूटिव वो होता है जो कि उन लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, उनको एग्जीक्यूट करता है। और जुडिशरी वो होता है जो कि एडजुडिकेट करता है, डिसाइड करता है कि कोई लॉ का मिसयूज़ हुआ है, नहीं हुआ है, सही तरीके से हुआ है या नहीं। तो तीनों का अपना अलग अलग काम होता है। लेजिस्लेचर लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव लॉ को एग्जीक्यूट करना, और जुडिशरी का काम होता है एडजुडिकेट करना। ये तीनों अपने अलग होते हैं। दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ द स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। However, in India, this sort of a mechanism get implemented. यहाँ पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों थोड़ा थोड़ा ओवरलैप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को देखते हैं तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो होती है एग्जीक्यूटिव की, वो लेजिस्लेचर का भी काम करती है। आपको पता ही होगा कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है या स्टेट एग्जीक्यूटिव है, उनको पावर होती है प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास में कि वो ऑर्डिनेंसेस इन्वोक कर सकते हैं, दे कैन प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंस। सो ऐसे में दे आर डूइंग द वर्क ऑफ द लेजिस्लेचर। सिमिलरली जुडिशरी और लेजिस्लेचर को देखेंगे तो वहां पर इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस का प्रोविजन है, दैट इज विद द लेजिस्लेचर, दे हैव द पावर टू इम्पीच द जुडिशरी। सो यू कैन सी दैट विद दीज थ्री एग्जाम्पल that there is not a strict separation of power in India that is implemented in the form of checks and balances. इस डायग्राम के थ्रू आप सिंपल बिल्कुल बता सकते हैं what is the difference between a strict separation of power and a separation of power implemented in the form of checks and balances which is happening in India. ये तीनों ही चीज़ें जो हैं, ordinance, impeachment of judges and judicial activism, I will discuss in the subsequent slides and there it will be more clear कि इंडिया में कैसे strict separation of power नहीं हो रहा है। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं बताने का शुरू करूंगा कि कहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है। सबसे पहले देखते हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में कि कैसे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। सबसे पहली बात है कि हमारे कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, जहाँ पर जो यूनियन एग्जीक्यूटिव या स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर इटसेल्फ। सो दैट मीन्स that there is not a strict separation of power between the two. अगर आप यूएसए को देखेंगे तो वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लोग लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। तो यहीं से ही पता चलता है कि दैट देयर इज़ नॉट अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। मोर ओवर, अगर आप आर्टिकल 75 को देखते हैं तो उसमें बोला गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, और बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, एज अ रिजल्ट द लेजिस्लेचर इज एबल टू कीप चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव। इस बात को सिंपल तरीके से समझें तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर सरकार जो होती है वो लोकसभा में अपना कॉन्फिडेंस खो देती है तो लोकसभा उसकी सरकार गिर जाती है। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ का लेजिस्लेचर होता है वो चेक रखता है, एक तरह से कंट्रोल कर लेता है सरकारों को। सरकार कुछ गलत करेगी तो सरकार गिर भी जाएगी। सिमिलरली देखते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर। सो आपको पता ही है कि ऑर्डिनेंस जब जब प्रेसिडेंट या गवर्नर इन्वोक करते हैं सो दे आर वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि लॉ बनाना या रूल बनाना एक्चुअली लेजिस्लेचर का काम है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साथ में ये भी बोला गया है उसी आर्टिकल में, आर्टिकल 123 में, जिसमें ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, कि उसी ऑर्डिनेंस को अप्रूव भी करना होगा लेजिस्लेचर द्वारा। अगर अप्रूवल नहीं हो रहा है तो वो ऑर्डिनेंस जो होगा दैट विल बी नल एंड वॉइड।
सो इस तरह से आप बता सकते हैं कि किस तरह से सेपरेशन ऑफ पावर के साथ चेक्स एंड बैलेंसेस को भी इम्प्लीमेंट करा गया। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पर एक छोटा सा बॉक्स बना के उस पर बता सकते हैं आर्टिकल 123 एंड 213 और उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैसे कैसे ऑर्डिनेंस हो सकते हैं, ये सब चीज़ों से आप अपनी नॉलेज दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी का एग्जाम्पल दे करके बताते हैं कि कैसे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है बट चेक्स एंड बैलेंसेज है। आपको पता ही होगा पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है वो CAG की रिपोर्ट को एग्जामिन करती है और उसके थ्रू वो गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल रख लेती है, एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल रखती है। सिमिलरली एस्टिमेट्स कमेटी भी होती है, वो भी गवर्नमेंट के वर्क को स्क्रूटनाइज करती है और उस पर चेक रखती है। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं उनको भी देखा था और उनसे रिलेटेड भी आंसर करा था, तो आपको याद ही होगा कि कैसे ये पार्लियामेंट्री कमेटी गवर्नमेंट पर कंट्रोल रख पाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में कैसे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता है बट चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। सबसे पहली चीज़ है आर्टिकल 50 अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी क्लियरली गवर्नमेंट के लिए बोलता है कि उसको एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट करना होगा। आप नोटिस करेंगे ये जो मैंडेट है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट करने का, दैट इज पार्ट ऑफ द DPSP एंड DPSP आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चाहते थे एप्लीकेशन ऑफ द स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, दे वुड नॉट हैव इंक्लूडेड द आर्टिकल 50 इन DPSP, रादर दे वुड हैव पुट इट अंडर any other part of the constitution, but उन्होंने DPSP में इसीलिए डाला because there is not a strict separation of power. सिमिलरली आर्टिकल 72 जो होता है वो प्रेसिडेंट को देता है मर्सी और पार्डन करने की पावर्स। तो अगर आप देखिए जुडिशरी ने किसी कॉन्विक्ट के अगेंस्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया है, उसके बाद भी प्रेसिडेंट के पास पावर होती है पार्डन कर देने की। तो इससे पता चलता है कि जुडिशरी की जो भी पावर है उसके ऊपर एक चेक लगाया जा सकता है एग्जीक्यूटिव द्वारा। सिमिलरली आर्टिकल 142 जो होता है वो जुडिशरी को ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को प्रिसाइसली कि वो किसी भी केस में कंप्लीट जस्टिस अचीव करने के लिए कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर एग्जीक्यूटिव अपना काम नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का यूज़ करके कंप्लीट जस्टिस अचीव कर सकता है। और यही रीज़न है कि हमारी कंट्री में कई बार जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवर रीच के भी केसेस सुनने को मिलते हैं, बट इन दिस वे सुप्रीम कोर्ट इज एबल टू कीप अ चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव ऑल्सो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी चेक्स की बात करी गई है। इसके अलावा आर्टिकल 361 जो होता है वो गवर्नर और प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, सिविल एंड क्रिमिनल इम्यूनिटी। लेकिन जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये जो इम्यूनिटी है दैट इज़ नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, दिस इज बोथ क्वालिफाइड एंड लिमिटेड इन नेचर। सिर्फ कुछ टाइम के लिए होती है और कुछ टाइप के केसेस के लिए होती है। तो इससे से पता चलता है कि एब्सोल्यूट तरीके से एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग नहीं करा गया है, बट देयर आर सर्टेन चेक्स विच आर प्लेस्ड ऑन बोथ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि कैसे चेक्स एंड बैलेंस इन दोनों के बीच में इंप्लीमेंट हो रहा है। यहाँ पर आप चाहें तो सिविल एंड क्रिमिनल इम्यूनिटी ऑफ द गवर्नर एंड प्रेसिडेंट पर भी छोटा सा डायग्राम बना करके दिखा सकते हैं कि कैसे इम्यूनिटी इंप्लीमेंट होती है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं। यू कैन डिस्कस सम ऑफ दैट पार्ट। सिमिलरली आर्टिकल 142 में जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर भी आप कुछ एग्जाम्पल रिसेंट दे के बता सकते हैं कि कहाँ पर कैसे हुआ है। सो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में कैसे चेक्स एंड बैलेंसेस इंप्लीमेंट होते हैं। सबसे पहली चीज़ है आर्टिकल 13 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो कि जुडिशरी को ये पावर देता है कि अगर कोई भी लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है देन इट कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड। दैट वे जुडिशरी इज एबल टू चेक द वर्क ऑफ द लेजिस्लेचर। सिमिलरली आर्टिकल 122 एंड 212 जो है जो कि ये पावर देता है कि कोई भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर की कोई भी जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं करा जाएगा। दैट वे इट एनफोर्सेस द सेपरेशन ऑफ पावर बाय मैंडेटिंग दैट नो कोर्ट in India will question the validity of the proceedings of parliament and legislature। लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे केसेस में जो भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग हुई है उसको कोर्ट में चैलेंज करा गया है और कोर्ट ने उसके बाद उस पर डिसीजन भी दिया है।
इसका एग्जाम्पल है किहोतो होलोहन केस, जहां पर स्पीकर की जो पावर होती है टू डिस्क्वालीफाई एनी मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको चैलेंज करा गया था और कोर्ट ने उस पर जजमेंट भी सुनाया है। सिमिलरली आप यहाँ पर एसआर बोमई केस के बारे में बता सकते हैं, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में पूरा का पूरा स्टैंडर्ड एंड वे ऑफ प्रोसीडिंग लिख दिया कि किस तरह से एक नई गवर्नमेंट फॉर्म होने के केस में किसी स्टेट असेंबली में क्या कैसे किसी एक सीएम को अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी होगी, उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिटेल्ड जजमेंट में लिखा। तो ये वो केसेस हैं कि जहां पर कोर्ट्स ने स्टेट लेजिस्लेचर में या पार्लियामेंट में हुई किसी भी प्रोसीडिंग पर एक्ट करा और उनको अपने जजमेंट में कोट करा कि क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ। तो ये सब एग्जांपल्स हैं जहां पर आप बता सकते हैं कि जुडिशरी ने लेजिस्लेचर की काम पर भी चेक रखा। और इसके एग्जाम्पल्स भी हैं। अगर आप आर्टिकल 105 को देखते हैं तो वहाँ पर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दिए गए हैं, जिसमें कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है उसको प्रिविलेज होता है दैट ही विल नॉट बी कॉल्ड इन कोर्ट फॉर एनी एक्ट डन इन द पार्लियामेंट। सिमिलरली आर्टिकल 121 में सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि जहाँ पर वो डिस्कस नहीं कर सकते हैं किसी भी लेजिस्लेचर हाउस में हुई किसी भी प्रोसीडिंग को। लेकिन आपको पता ही होगा कि जो जजेस की इम्पीच करने की पावर होती है वो दी गई है पार्लियामेंट को। एज अ रिजल्ट दे आर एबल टू कीप अ चेक ऑन द पावर्स ऑफ जुडिशरी ऑल्सो। सो आप ओवरऑल मोटा मोटा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा दैट थ्रू वेरियस वेज देयर आर चेक्स एंड बैलेंसेस विच हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया and there is no strict separation of power but only checks and balances। एंड में आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इस तरह से डिज़ाइंड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है वो एक दूसरे को कंट्रोल कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट चेक्स इम्प्लीमेंट होते हैं, लेकिन जो पावर है वो भी सबके बीच में डिवाइडेड है। एज अ रिजल्ट बैलेंस इम्प्लीमेंट होता है और कोई भी एक जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर डोमिनेट नहीं कर पाता है। इट इज़ नॉट एबल टू बिकम ऑल पावरफुल। दिस इज द आइडिया ऑफ द चेक्स एंड बैलेंसेस। उसके बाद आप एंड में लिख देंगे दैट इट इज एविडेंट दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ द स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। इन दिस वे यू हैव गिवन योर ओपिनियन ऑल्सो एज वेल एज एक्सप्लेन्ड दिस योर ओपिनियन। कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड प्रीलिम्स के यहाँ पर दिए हुए हैं, यू कैन अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।